हेलो एवरीवन, मैं आपके सामने लेकर ऑडियो बुक क्लास 12th की बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का ऑडियो बुक अध्याय 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। स्टूडेंट्स, ये आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस और आपके नीट एग्जामिनेशंस में तीव्र गति से रिवीजन करने में मदद करेगी और यदि वाकई में ये आपकी मदद करती है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट। अध्याय 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक हैं? असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकी टकी लगाकर देखते सूंघते हैं तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं, उनके भरपूर रंग आदि, यह सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए ही नहीं है। सभी पुष्पीय पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। पुष्पक्रमों, पुष्पों तथा पुष्पीय अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डालें तो वे अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। आइए इस अध्याय में आकारिकी, संरचना तथा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के क्रम को समझें। 1.1 पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग। प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकटस्थ संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहे हैं। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाएं जिनका आभूषणात्मक महत्व हो तथा जिन्हें घर पर एवं बगीचे में उगाया जाता हो। अब 5 उन पुष्पों का भी पता करें जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान उपयोग किया जाता हो। क्या आपने कभी पुष्पों की खेती यानी फ्लोरिकल्चर का, पुष्प कृषि के बारे में सुना है? इसका क्या तात्पर्य है? एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकारिकीय एवं भ्रौणिकीय यानी भ्रूणीय आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। आपने कक्षा 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। चित्र 1.1 आपको एक प्ररूपी पुष्प के विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण करने में सहायक होगा। क्या आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हो जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली 2 इकाइयाँ होती हैं? चेतन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्यक यानी फ्लोरल प्राइमोडियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्पक्रम की रचना होती है जो सभी कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती है। पुष्प में नर एवं मादा संरचनाएं पुमंग तथा जायांग विभेदित एवं विकसित रहती हैं। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला एक चक्कर नर जनन अंग तथा जायांग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। 1.2.1 पुंकेसर, लघु बीजाणुदानी तथा परागकण। चित्र 1.2 एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर 2 भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु फिलामेंट कहलाता है तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती है। अगर आप 10 पुष्प प्रत्येक भिन्न प्रजाति से एक एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत विभिन्नता है जो प्रकृति में विद्यमान है। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुष्प का सावधानीपूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में परागकोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। एक प्रारूपिक आवृत बीजी परागकोश द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। चित्र 1.2 ब प्रायः एक अनुलंब खांच प्रवार कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। आइए परागकोश चित्र 1.3 ब के एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा अनेक संयोजनों को समझें। एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती है।
परागकोश एक 4 दिशीय यानी चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी यानी पोलन सैक्स बन जाती है। यह अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और पराग कणों से ठसाठस भरे होते हैं। लघु बीजाणुधानी की संरचना। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्ररूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम यानी अंतस्थीसियम, मध्य परत तथा टेपिटम बाहर की ओर की 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती है तथा परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती है। इसकी सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टेपिटल कोशिका द्विकेंद्रकीय बन सकती है? जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती है। चतुष्टय की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होगी? जैसा कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्ट की वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका का सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। नोटेड स्टूडेंट, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। लघु बीजाणुधानी नहीं होना चाहिए, उसको लघु बीजाणु जनन करना है। जैसा कि लघु बीजाणु संरचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं उन्हें लघु बीजाणु चतुष्टय कहते हैं। जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप हिबिस्कस यानी गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी उंगलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर आप उस पर यह परागकण छिड़के और एक सूक्ष्मदर्शी में देखें। आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण के विन्यास, आकार, रूप, रंग, बनावट में भिन्न दिखते हैं। परागकण गोलाकार यानी गोलीय होते हैं जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। नोटेड दैट लाइन 25 से 50 माइक्रोमीटर। कई बार एग्जामों में पूछा गया है ये। इनमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्य चोल कहते हैं जो कि स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक कोई ऐसा एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलिनिन को निम्नकृत कर सके। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होते हैं परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोपोलिनिन की उपस्थिति होती है। बाह्य चोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी स्तंभों की पंक्तियां प्रदर्शित की गई है। चित्र 1.4। आपका क्या विचार है? बाह्य चोल सख्त यानी कठोर होना चाहिए। जनन छिद्र के क्या कार्य है?
परागकण के आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। यह एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। परागकण का जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं, पहली कायिक कोशिका और दूसरी जनन कोशिका समाहित होती है। चित्र 1.5 कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के बीच द्रव्य में तैरती रहती है। यह तरकु आकृति घने जीव द्रव्य और एक केंद्रक वाला है। 60% से अधिक आवृत बीजियों में परागकण इस दो कोशिकीय चरण में जड़ते या संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के जड़ने से पहले 3 चरणीय यानी 2 नरम युग्मकों को बनाते हैं। अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं शोषण वेदना पैदा करते हैं जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार यानी दमा, श्वसनी शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाती है। ये बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है जो परागकण एलर्जी कारक हैं। परागकण पोषकों से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियों यानी टैबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध हैं। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावकों यानी अश्व घोड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। परागकण जब एक बार जड़ते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता यानी अंकुर क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं जहाँ यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। आपके विचार से परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? कौन सा परागकण कितने समय तक जीवनक्षम रहता है? बहुत विभिन्नताएं पाई जाती है। बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं, जबकि गुलाबवत, रोजेसी यानी लेग्यूमिनेसी तथा सोलेनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना हो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य शुक्राणुओं को भंडारण किया जाता है। बहुत से प्रजाति के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार बैंक की भांति पराग भंडारों यानी बैंकों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। चित्र देख सकते हैं आप। 1.2.2 स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड तथा भ्रूण कोश। जायंग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायंग एक स्त्री केसर यानी एकांडपी या बहुस्त्री केसर यानी बहुअंडपी हो सकते हैं। जहाँ पर ये एक से अधिक होते हैं वहाँ स्त्री केसर आपस में संगलित यानी युक्तांडपी हो सकते हैं। चित्र 1.7 या फिर वे आपस में स्वतंत्र वियुक्तांडपी। चित्र 1.7 प्रत्येक स्त्री कोशर में 3 भाग होते हैं। चित्र 1.7 वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। वर्तिकाग्र परागकणों के अवतरण मंच का काम करता है। वर्तिका एक दीर्घीकृत पतला इकहरा भाग है जो वर्तिका के नीचे है। स्त्री केसर के आधार पर उभरा यानी फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा यानी कोष्ठक होती है। गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपरा यानी नाड़ स्थित होती है। अब कक्षा 11 में पढ़ी हुई अपरा की परिभाषा एवं प्रकारों का स्मरण करें। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक गेहूं, धान, आम से लेकर अनेक यानी पपीता, तरबूज तथा आर्किड तक हो सकती है।
ये एग्जाम्पल जो भी मैंने बोले वो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर से उसका रिवीजन कर लेते एक बार। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या या तो एक होगी या अनेक होगी। एक होती है वो गेहूँ, धान, आम से लेकर अनेक यानी पपीता, तरबूज और आर्किड तक हो सकती हैं। गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड। आइए एक प्ररूपी आवृतबीजी बीजांड की संरचना चित्र 1.7 संरचना से परिचित होवे। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृंत या डंठल, जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं, द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। बीजांड की काया बीजांड वृत्त के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संगलित होती है। अतः यह नाभिका बीजांड एवं बीजांड वृत्त के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होता है। केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड के चारों तरफ घेरे रहता है। बीजांड द्वारी सिरे से ठीक विपरीत निभाग यानी कैलाजा होता है, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय केंद्रक की कोशिकाओं में प्रचुरता से संरक्षित या आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांड काय भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद बीजांड काय में स्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य से समाहित एवं सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। स्त्री यानी मादा युग्मकोद्भिद। अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है, जबकि अन्य 3 अपविकसित यानी अपभ्रष्ट हो जाते हैं। चित्र 1.8 ब। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री यानी मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणु विकास कहा जाता है। बीजांड काय की कोशिकाओं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मकोद्भिद की सूत्रगुणता क्या होगी? आइए भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। चित्र 1.8 ब। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक में समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्र की न्यूक्लियाई बनते हैं जो विपरीत ध्रुवों 2 अन्य क्रमिक समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रीय न्यूक्लियट और तत्पश्चात 8 केंद्रीय यानी न्यूक्लियट भ्रूणकोश की रचना करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रक न्यूक्लियर है, जो केंद्र के विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता है। 8 न्यूक्लियट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है, जो विशिष्ट यानी प्ररूपी मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के संगठन का रूप लेती है। भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन कीजिए। चित्र 1.8 ब स। 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती हैं और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिका में स्थित होते हैं। भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टतापूर्ण होता है। बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण का समुच्चय निर्माण करती है। इस अंड उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं तथा एक अंड कोशिका निहित होती हैं।
बीजांड द्वारी छोर जिसे तंतुरूप समुच्चय कहते हैं पर एक विशेष सहायक कोशिकीय स्थूलन होने लगता है जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं को निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 अन्य कोशिकाएं निभागीय यानी कैलेजल छोर पर होती हैं। प्रतिवेशांत यानी एंटीपोडाल कहलाती हैं। वृहद केंद्रीय कोशिका जैसा कि पहले बताया गया है उनमें 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होती हैं। इस प्रकार से एक प्ररूपी आवृत बीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर यद्यपि 8 न्यूक्लीकृत वस्तुतः 7 कोशिकीय होता है। अब आता है परागण 1.2.3 परागण। पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागकण एवं भ्रूणकोश में पैदा होते हैं। चूँकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल है अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को ही एक साथ लाना होता है। यह कैसे संपन्न हो, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागण एक प्रक्रम है। परागकणों परागकोशों के झड़ने के पश्चात का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचरण को परागण कहा जाता है। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पीय पादपों ने एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यूह विकसित किया है। परागण के प्रकार। पराग के स्रोत को ध्यान में रखते हुए परागण को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। क स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी, एक ही यानी उसी पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण है। चित्र 1.9 अ, इस प्रकार का परागण उसी पुष्प के अंदर होता है। एक सामान्य पुष्प में जहाँ परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता एवं अनावृत होता है वहाँ पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिता की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए ताकि स्वपरागण संपन्न हो सके। कुछ पादक जैसे कि वायोला यानी सामान्यतः उसको पानसी कहते हैं, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना यानी कनकोआ 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। उन्मेल परागणी पुष्प अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं जिसके परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं तथा अनुन्मीलनीय परागणी पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं। चित्र 1.9 स। इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक स्थित होते हैं। जब पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होते हैं तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को प्रभावित करते हैं। अतः अनुन्मीलनीय परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र पट क्रॉस या पर परागण अवतरण के अवसर नहीं होते हैं। तो सुनिश्चित रूप से यहाँ तक कि परागण की अनुपस्थिति में बीज पैदा करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि अनुन्मीलनीय पौधों को इससे फायदे हैं या हानि, और क्यों? सजात पुष्पीय परागण। एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक का स्थानांतरण है। यद्यपि सजात पुष्पीय परागण क्रियात्मक रूप से पर परागण है जिसमें एक कारक यानी एजेंट सम्मिलित होता है। सजात पुष्पीय परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है क्योंकि इसमें परागकण उसी पादप से आते हैं। पर निषेचन, उसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। चित्र 1.9 ब। मात्र यह ही केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय आनुवांशिकतः भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। परागण के अभिकर्मक या कारक। पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में 2 अजीवीय वायु एवं जल तथा एक जीवीय प्राणी कारक यानी एजेंट का उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। बहुत कम पौधे अजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। वायु तथा जल दोनों ही कारकों में
परागकण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज संयोगात्मक घटना है। इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागकणों के हार्स से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति हेतु पौधे बीजांडों की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं। अजैवीय परागण में वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागकणों की जरूरत होती है ताकि वे हवा के झोंकों के साथ संचारित हो सकें। वे अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं ताकि वे आसानी से हवा के बहाव में प्रसारित हो सकें तथा वृहद एवं प्रायः पिच वर्तिकाग्र युक्त होता है ताकि आसानी से वायु के उड़ने परागणों को आबद्ध किया जा सके। चित्र 1.10। वायु परागित पुष्पों में प्रायः प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्पक्रम में असंख्य पुष्पगुच्छ होते हैं। इसका एक जाना पहचाना उदाहरण भुट्टा यानी कॉनकेव है। अब जो फुंदने यानी टैसल देखते हैं वे कुछ और नहीं बल्कि वर्तिकाग्र और वर्तिका हैं जो हवा में झूमते हैं ताकि परागकणों को आसानी से पकड़ सकें। घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है। पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागण काफ़ी दुर्लभ है। यह लगभग 30 वंशों तक सीमित है। यह भी अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में। इसके विपरीत आप स्मरण करें कि निम्न पादप समूह जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट आदि के नर युग्मकों के परिवहन यानी संचार का नियमित साधन जल ही है। ये विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट का विस्तार केवल इसलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण ध्यान रखेंगे इन उदाहरणों का। वेलिस्नेरिया तथा हाइड्रिला जो कि ताज़े पानी में उगते हैं। कौन से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेलिस्नेरिया तथा हाइड्रिला जो कि ताज़े पानी में उगते हैं। और अनेकों समुद्र जलीय घासों जैसे जोस्टेरा आदि होते हैं। सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। अधिकांश जलीय पौधे जैसे कि वाटर हायसिंथ यानी वाटर लिली या कुमुदिनी पानी की सतह पर पैदा होते हैं और इनका परागण कीटों एवं वायु से होता है जैसा कि अधिकतर थलीय पादपों में होता है। एक प्रकार के जलीय परागण में मादा पुष्प एवं एक लंबे डंठल वृंत द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं और नर पुष्प या परागण की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते हैं। उदाहरणार्थ वेलिस्नेरिया लंबे डंठल के साथ जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से बहते हैं। इनमें से कुछ एक संयोगात्मक रूप से मादा पुष्प एवं वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। एक अन्य समूह के जलीय परागण वाले पादपों जैसे कि समुद्री घासों यानी सिग्रासेस में मादा पुष्प जल के सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है और परागकणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी प्रजातियों के परागकण लंबे फीते के जैसे होते हैं तथा जल के भीतर निष्क्रिय रूप में बहते रहते हैं। इनमें से कुछ एक वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण पूरा होता है। जल परागित अधिकतर प्रजातियों में परागकणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्मक आवरण द्वारा संरक्षित रखा जाता है। वायु एवं जल परागित पुष्प न तो बहुत रंग युक्त होते हैं और न ही मकरंद पैदा करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को परागण कर्मक यानी कारक के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खियाँ, भंवरे, तितलियाँ, बर्र, चींटियाँ, शलभ या कीट, पक्षी, शंखखोरा या गुंजन पक्षी तथा चमगादड़ आदि सामान्य परागणीय अभिकर्मक हैं। प्राणियों में कीट पतंग विशेष रूप से मधुमक्खी प्रधान जीवीय परागण कर्मक है। यहाँ तक कि बड़े नर वानर गण के प्राणी यानी लीमर या लेम्यूर, वृक्षवासी, शाखाचारी, कृंतक और यहाँ तक कि सरीसृप वर्ग जिसमें गीको छिपकली तथा उपवन छिपकली भी कुछ प्रजाति के पादपों के परागण के लिए सक्रिय पाए गए हैं। प्रायः प्राणी परागित पादपों के
कुछ पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े रंगीन, पूर्ण, सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। जब पुष्प छोटे होते हैं तब अनेक पुष्प एक पुष्पवृंत में समूहबद्ध होकर अधिक उभर जाते हैं। प्राणी रंगों एवं अथवा सुगंध महक के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। मक्खियों एवं बीटलों से परागणित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं, जिससे ये प्राणी आकर्षित होते हैं। प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए पुष्पों को कुछ लाभ या पारितोषिक उपलब्ध कराना होता है। मकरंद और परागण फूलों द्वारा उत्तम आम पारितोषिक हैं। इस पारितोषिकों को पाने के लिए प्राणी आगंतुकों को परागकोश तथा वर्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है। प्राणी के शरीर पर पराग कणों का एक आवरण सा चढ़ जाता है, जो प्राणी परागित फूलों में प्रायः चिपचिपा होता है। जब पराग कणों से लिप्त प्राणी वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो यह परागण पूरा करता है। कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। एक उदाहरण एमोरफोफेलस, ठीक है, ध्यान रखेंगे उदाहरण को, फिर से पढ़ूंगा मैं इस लाइन को। कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। एक उदाहरण एमोरफोफेलस, फिर से एमोरफोफेलस का लंबोत्तर पुष्प स्वतः लगभग 6 फुट ऊंचा होता है। ठीक ऐसा ही एक सहसंबद्ध शलभ की प्रजाति और युका पादप के बीच होता है, जहाँ दोनों ही प्रजाति शलभ एवं पादप बिना एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। इसमें शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देती है, जबकि इसके बदले में वह शलभ द्वारा परागित होता है। शलभ का लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है। क्यों ना आप निम्नलिखित पादपों या कोई भी जो उपलब्ध हो उनके पुष्पों का अवलोकन करें, जैसे खीरा, आम, पीपल, धनिया, पपीता, प्याज, लोबिया, कपास, तंबाकू, गुलाब, नींबू, यूकेलिप्टस, केला आदि। यह पता करने की कोशिश करें कि इन पुष्पों के पास कौन से प्राणी आते हैं और क्या वे परागण कर सकते हैं। आपको धैर्य के साथ कुछ दिनों तक भिन्न भिन्न समयों पर उन्हें देखना होगा। आप यह देखने की भी कोशिश करें कि क्या उस पुष्प तक आने वाले भ्रमणकारी प्राणी एक पुष्प की विशिष्टता में कोई सहसंबद्धता है या नहीं। परागकोश एवं वर्तिकाग्र के संपर्क में आने वाले भ्रमणकर्ता प्राणी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें जो परागण को पूरा करता हो। बहुत सारे कीट या भ्रमणकर्ता बिना परागण किए पराग या मकरंद का भक्षण कर लेते हैं, अतः ऐसे आगंतुकों या भ्रमणकारियों को पराग यानी मकरंददस्यु के रूप में संदर्भित किया जाता है। आप शायद परागकारियों को पहचान सके या न पहचान सके, पर आप निश्चित रूप से अपने प्रयास में आनंद प्राप्त करते रहेंगे। बही प्रजनन युक्तियाँ। अधिकतर पुष्पीय पादप उभयलिंगी पुष्पों एवं परागकणों को उत्पन्न करते हैं, जो बहुत हद तक उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतःप्रजनन अवनमन होता है। पुष्पीय पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित एवं परपरागण को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ प्रजातियों में पराग अवमुक्ति एवं वर्तिकाग्र ग्राह्यता समकालिक नहीं होती हैं, या तो वर्तिकाग्र के तैयार होने से पहले ही पराग अवमुक्त कर दिए जाते हैं, या फिर परागों के जड़ने से काफ़ी पहले ही वर्तिकाग्र ग्राह्य बन जाता है। कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं, जिससे उसी पादप में पराग वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। दोनों ही युक्तियाँ स्वयुग्मन रोकती हैं। अंतःप्रजनन रोकने का तीसरा साधन स्व असामंजस्य है। यह एक वंशानुगति प्रक्रम तथा स्वपरागण रोकने का उपाय है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहाँ बीजांड के निषेचन के पराग अंकुरण
या स्त्री केसर में पराग नली का वृद्धि को रोका जाता है। स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है एक लिंगीय पुष्पों का उत्पादन। अगर एक ही पौधे नर एवं मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हो, जैसे अरंड, मक्का, उभयलिंगाश्रयी, वह स्वपरागण को रोकता है। उदाहरण याद रखेंगे, उभयलिंगाश्रयी, अरंड और मक्का, न कि सजात पुष्पी परागण को। अन्य बहुत सारी प्रजातियों जैसे पपीता में नर एवं मादा पुष्प भिन्न पादपों पर होते हैं, अर्थात प्रत्येक पादप या तो मादा या नर है, एक लिंगाश्रयी। यह परिस्थिति स्वपरागण तथा सजात पुष्पी परागण दोनों को अवरोधित करती है। इम्पोर्टेंट टॉपिक, पराग स्त्री केसर संकर्षण यानी पारस्परिक क्रिया। परागण बिल्कुल सही प्रकार के पराग कणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता है। ठीक उसी प्रजाति का सुयोग्य पराग वर्तिकाग्र तक पहुँचे। प्रायः गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकाग्र पर आ पड़ते हैं, जिनमें ये या तो उसी पादप के होते हैं या फिर अन्य पादप से, यदि वह स्वपरागण के अयोग्य हैं। स्त्री केसर में यह सक्षमता होती है कि वह पराग को पहचान सके कि वह उसी वर्ग के सही प्रकार का पराग सुयोग्य है या फिर गलत प्रकार का यानी अयोग्य है। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है तथा परागण पश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि निषेचन की ओर बढ़ता है। यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण या वर्तिका में पराग नली का वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देता है। एक स्त्री केसर द्वारा पराग के पहचानने की सक्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो पराग कणों एवं स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। इस संवाद की मध्यस्थता स्त्री केसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होता है। अभी हाल ही में कुछ वनस्पति वैज्ञानिकों ने स्त्री केसर एवं पराग के घटकों को पहचाना है तथा उनके बीच संकर्षण यानी पारस्पर क्रिया को स्वीकृति या अस्वीकृति के अनुपालन से जाना है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुयोग्य परागण के अनुपालन में परागकण वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं ताकि जनन छिद्र के माध्यम से एक पराग नलिका उत्पन्न हो। चित्र 1.12 पराग नलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिकाग्र के उत्तकों के माध्यम से वृद्धि करती हैं और अंडाशय तक पहुंचती है। चित्र 1.12 ब और स। अब याद करें कि कुछ प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती हैं और वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान दो नर युग्मकों की रचना करती हैं। जिन पादपों में पराग 3 कोशिकीय स्थिति में झड़ते हैं, वहाँ पराग नलिका शुरुआत से ही 2 नर युग्मकों को ले जाती हैं। पराग नलिका अंडाशय में पहुँचने के पश्चात बीजांड द्वार के बीजांड से पराग नलिका अंडाशय में पहुंचने के पश्चात बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रविष्ट करती हैं और तत्पश्चात तंतुमय समुच्चय के माध्यम से एक सहायक कोशिका में प्रविष्ट करती है। चित्र 1.12 द ई। हाल ही के कुछ बहुत सारे अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सहायक कोशिका के बीजांड द्वारी हिस्से पर उपस्थित तंतु समुच्चय पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करती हैं। वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि पराग स्त्री केसर संकर्षण एक गतिक प्रक्रम है जिसमें पराग पहचान के साथ पराग को प्रोन्नति या अवनति द्वारा अनुपालन सम्मिलित है। इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पादप प्रजनकों को पराग स्त्री केसर संकर्षण के हेर फेर में यहाँ तक कि अयोग्य परागण से अपेक्षित संकर यानी जाति प्राप्त करने में मदद प्राप्त होगी।
आप एक कांच की पट्टी यानी स्लाइड पर जल शर्करा घोल 10% घोल की एक बूंद मटराटोलेरिया बाल्सम तथा विनका के पुष्पों के कुछ पराग झाड़ कर गिराने के पश्चात पराग जनन का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। स्लाइड पर उन्हें रखने के 15 से 30 मिनट के बाद स्लाइड को कम शक्ति यानी लो पावर के लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रखकर अवलोकित करें। बहुत संभव है कि आप पराग कणों से निकलती हुई पराग नलिका को देख पाएंगे। एक भिन्न प्रजातियों के संकरण यानी क्रॉसिंग में तथा वाणिज्यिक रूप से सर्वोत्तम श्रेणी के अपेक्षित विशिष्टता वाले जनन संपाक में रुचि रखते हैं। कृत्रिम संकरीकरण फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है। इस प्रकार के संकरण प्रयोगों हेतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागण के लिए किया जाए तथा वर्तिकाग्रों को संदूषण यानी अनापेक्षित परागों से बचाया जाए। ये उपलब्धि केवल बोरा वस्त्र तकनीकों यानी बैगिंग टेक्निक तथा विपुंसन तकनीक द्वारा पाई जा सकती है। यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्पकलिका से परागकोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन के रूप में संदर्भित किया जाता है। विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए जो सामान्यतः बटर पेपर यानी पतले कागज की बनी होती है, ताकि इससे वर्तिकाग्रों को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। जब बैगिंग वस्त्रावृत पुष्प का वर्तिकाग्र सुग्राह्यता को प्राप्त करता है तब नर अभिभावक से संग्रहित पराग कोश के पराग को उस पर छिड़का जाता है और उस पुष्प को पुनः आवृत करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि मादा जनक एक लिंगीय पुष्प को पैदा करता है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती। पुष्पों के खिलने से पूर्व ही उन्हें आवृत कर दिया जाता है। जब वर्तिकाग्र सुग्राह्य बन जाता है तब अपेक्षित पराग के उपयोग द्वारा परागण करके पुष्प को पुनः आवृत यानी रीबैगाड़ कर दिया जाता है। 1.3 दोहरा निषेचन यानी द्विनिषेचन। एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में 2 नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संकलित होता है, जिससे युग्मक संलयन पूर्ण होता है। इसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज यानी जायगोट की रचना होती है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवीय न्यूक्लिय यानी केंद्रीय की ओर गति करता है और उनसे संलयित होकर त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। जैसा कि इसके अंतर्गत 3 अगुणित न्यूक्लिय यानी केंद्रिकी सम्मिलित होते हैं, अतः इसे त्रिसंलयन कहते हैं। चूँकि एक भ्रूणपुटी यानी भ्रूणकोश में 2 प्रकार के संलयन युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, अतः इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है, जो कि पुष्पी पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। चित्र आप देख सकते हैं। 1.4 निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं। ऊपर वर्णित किए गए दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगले घटनाक्रम में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप में निषेचन पश्चात घटना के नाम से जाना जाता है। 1.4.1 भ्रूणपोष। भ्रूणपोष एक विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है, क्योंकि प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बार बार विभाजित होती है तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं। इन ऊतकों की कोशिका संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती है और विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग किए जाते हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्रकी यानी न्यूक्लियर विभाजन से गुजरकर मुक्त न्यूक्ली यानी केंद्रकी के रूप में पैदा होता है। भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अर्थात मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष कहते हैं।
इसके सापेक्ष ही कोशिका भित्ति स्थान लेती है और भ्रूणपोष कोशिकीय बन जाता है। कोशिकीकरण से पहले मुक्त न्यूक्लियाइयों की संख्या में व्यापक भिन्नता होती है। एक कच्चे नारियल का पानी जिससे आप परिचित हैं और कुछ भी नहीं बल्कि वह मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष जो हजारों न्यूक्ली से बना है, इसके आसपास सफ़ेद गुदा यानी गिरी कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण जैसे मटर, मूंगफली, सेम आदि उपभोग कर लिया जाता है या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है जैसे अरंडी और नारियल, और इसे बीज अंकुरण के समय इस्तेमाल किया जाता है। यदि अरंडी, मटर, सेम, मूंगफली आदि बीज या नारियल के फल को खोले और प्रत्येक में भ्रूणकोश को देखें तो पता करें क्या भ्रूणकोश अनाजों, गेहूं, चावल तथा मक्का में विद्यमान है। 1.4.2 भ्रूणकोश या पुटी के बीजाणुद्वारी सिरे पर विकसित होता है जहां पर युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणकोश विकसित हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। यद्यपि बीज में व्यापक भिन्नता होती है, भ्रूण विकास यानी भ्रूणोद्भव की प्रारंभिक अवस्था यानी चरण एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों ही में समान होती है। युग्मनज प्राक्व भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है और इसके सापेक्ष गोलाकार, हृदयाकार तथा परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। एक प्ररूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में अक्षीय भ्रूणीय अक्ष तथा 2 बीजपत्र समाहित होते हैं। बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन एपिकाटिल यानी बीजपत्रोपरिक होती है जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त होती है। बीजपत्राधार में बीजपत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षांत पर समाप्त होती है। ये मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होती है जिसे मूलगुप्त कहते हैं। एक बीजपत्रीय भ्रूण केवल एक बीजपत्री होता है। घास परिवार में बीजपत्र को स्कूटेलम यानी प्रशल्क कहते हैं जो भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ पार्श्व की ओर स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से आवृत होता है जिसे कोलियोराइजा यानी मूलांकुर चोल कहते हैं। स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीजपत्रोपरिक कहते हैं। बीजपत्रोपरिक में प्ररोह शीर्ष तथा कुछ आदिकालिक आद्य पर्ण होते हैं जो एक खोखला पर्णीय संरचना को घेरते हैं जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं। जल में कुछ बीजों जैसे कि गेहूं, मटर, मक्का, चना, मूंगफली को रात भर पानी में भिगोए। इसके बाद बीजों को छीले और खोले तथा भ्रूण एक बीज के विभिन्न भागों का अवलोकन करें। 1.4.3 बीज। अवरुद्ध बीजों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। इसको प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, बीज पत्र तथा एक भ्रूण अक्ष यानी खौआ समाहित होता है। भ्रूण का बीज पत्र एक सरल संरचना होती है, प्रायः आरक्षित आहार भंडारण के कारण फूली हुई एवं स्थूल होती है जैसा कि लेग्यूम्स में। परिपक्व बीज गैर एल्बुमिनस अथवा एल्बुमिनस रहित हो सकता है। गैर एल्बुमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान ये पूर्णतः उपभोक्त कर लिया जाता है जैसे मटर, मूंगफली। एल्बुमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपभोग नहीं हो पाता है जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंड आदि में। कभी कभार कुछ बीजों जैसे कि काली मिर्च तथा चुकंदर में बीजांडकाय न्यूसेलस विशेष रह जाता है। अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय परिभ्रूणपोष होता है। बीजांडकाय यानी अंडाशय का अध्यावरण बीज के ऊपर एक सख्त संरचनात्मक आवरण बन जाता है। चित्र 1.5 बीज के आवरण में बीजांड द्वारा एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। बीज अंकुरण के समय यह ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क होता जाता है। फलस्वरूप सामान्य चयापचय क्रिया धीमी पड़ने लगती है। भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है जिसे प्रसुप्ति कहते हैं। या यदि अनुकूलन स्थितियाँ उपलब्ध पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन तथा उपयुक्त तापमान होती तो वे अंकुरित हो जाते हैं। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है, अर्थात बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता है।
अंडाशय की दीवार फल की दीवार यानी छिलके के रूप में विकसित होती है, जिसे फल भित्ति कहते हैं। फल अमरूद, आम, संतरे आदि की भांति गूदेदार हो सकते हैं अथवा मूंगफली, सरसों आदि की भांति शुष्क भी हो सकते हैं। बहुत सारे फलों ने अपने बीजों के परिक्षेपण हेतु विविध क्रिया विधियाँ विकसित की है। आप फलों के वर्गीकरण एवं उनके परिक्षेपण क्रिया को याद करें, जिसे आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है। क्या एक अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या तथा फलों के अंदर बीजों की संख्या के बीच में कोई संबंध है? अधिकतर पादपों में जब तक अंडाशय से फल विकसित होता है, उसके अन्य पुष्पीय अंश अपहार्षित एवं जड़ जाते हैं। हालांकि कुछ एक प्रजातियों में, जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी यानी रसभरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। इस प्रकार के फलों को मिथ्या यानी आभासी फल कहते हैं। अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ यानी वास्तविक फल कहते हैं। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं, परंतु कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। इसका एक अन्य उदाहरण केला है। अनिषेक फलन जो वृद्धि हार्मोन्स के प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है, और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। बीज आवृत बीजियों को अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। पहला, जबकि प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण एवं निषेचन जल आदि से स्वतंत्र है, बीज की रचना काफ़ी निर्भरतापूर्ण है। इसके साथ ही बीज नए पर्यायवासों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं तथा प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं, जैसा कि इनमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडार होता है। अल्पवयस्क नवोद्भिद तब तक पोषण देते हैं जब तक कि वह स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण न करने लगे। युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से ये नवीन जेनेटिक वंशीय संपाक को पैदा करते हैं, जो विविधता का रूप लेते हैं। बीज हमारी कृषि का आधार है। बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का निर्जलीकरण एवं प्रसुप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे पूरे वर्ष भर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तथा अगले मौसम के लिए फसल के रूप में भी उगाया जा सकता है। क्या बीज के बिना या उस बीज के बिना जो तुरंत ही अंकुरित हो जाता है और भंडारित न किया जा सकता हो, खेती की कल्पना कर सकते हैं? बीज के परिक्षेपण यानी छितराने के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता है? यह अवधि पुनः व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देते हैं। बहुसंख्यक प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवनक्षम रहते हैं। कुछ बीज तो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर विश्व के प्राचीन जीवनक्षम बीजों के अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। एक प्राचीन बीज ल्यूपाइन यानी ल्यूपिनस आर्कटिकस है, जिसे आर्कटिक टुंड्रा से खनित किया गया था। एक अनुमानित रिकॉर्ड 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद बीज अंकुरित एवं पुष्पित हुआ था। हाल ही का एक रिकॉर्ड 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवनक्षम बीज फोइनिक्स डैक्टिलिफेरा का है, जिसे मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की पुरातत्विक खुदाई के दौरान खोज पाया गया था। पुष्पी पादपों के लैंगिक प्रजनन के बारे में संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद यह अधिक सार्थक प्रयास होगा कि पुष्पी पादपों की विशाल उत्पादकीय क्षमता का परिज्ञान निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर प्राप्त किया जाए। एक भ्रूणपोटी कोश में कितने अंड मौजूद होते हैं? एक बीजांड में कितने भ्रूणपोष यानी पुटी मौजूद होते हैं? ये सब क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। यहाँ पर हम आएंगे 1.5 असंजनन एवं भ्रूण बहुभ्रूणता। यद्यपि सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम है, कुछ एक पुष्पी पादपों जैसे कि एस्ट्रेसिया तथा घासों ने बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसे असंजनन कहते हैं। बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहते हैं? इस प्रकार से असंजनन अलिंगीय प्रजनन है, जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। असंजननीय बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंड कोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है, जो बिना निषेचन के ही भ्रूण में विकसित हो जाता है। प्रायः कई अवसरों पर, जैसा कि बहुत सारे नींबू वंश यानी सिट्रस तथा आम की किस्मों में, भ्रूणकोश पुटी के आसपास की कुछ बीजांड कायिक कोशिका विभाजित होने लगती हैं और भ्रूणकोश में प्रोद्बदी यानी पोटरूट होती हैं तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है। इस प्रकार की प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं।
संतरे के कुछ बीजों को ले और उन्हें मरोड़े तथा प्रत्येक बीज के भिन्न भिन्न आकार एवं आकृति में तमाम भ्रूणों का अवलोकन करें। प्रत्येक बीज के भ्रूणों की गणना करें। असंजनन भ्रूणों की आनुवांशिक प्रकृति क्या होगी? क्या उन्हें क्लोन यानी एक पूर्वज कहा जा सकता है? बहुत से हमारे खाद्य एवं शाक फसलों की संकर किस्मों को उगाया गया है। संकर किस्मों की खेती ने उत्पादकता को इसमें कार्य ढंग से बढ़ा दिया है। संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल पैदा किया जाना चाहिए। यदि संकर किस्म का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया है तो उसकी पादप संतति पृथक्कृत होगी और वह संकर बीज की विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाएगा। यदि यह संकर यानी बीज असंजनन से तैयार की जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशिष्टताएं नहीं होंगी। इसके बाद किसान प्रति वर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उसे प्रति वर्ष संकर बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संकर बीज उद्योग में असंजनन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंजनन की आनुवंशिकता को समझने के लिए शोध और संकर किस्मों में असंजनित जीन्स को स्थानांतरित करने पर अध्ययन चल रहे हैं। सारांश। पुष्प आवृत बीजियों में लैंगिक जनन के आधार हैं। पुष्पों में पुंकेसरों के पुंमंग संगति नर अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि स्त्री केसर के जायंग संगति मादा जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक प्ररूपी परागकोश द्विपालिक द्विकोष्ठी तथा चतुष्क बीजाणुदानी होता है। परागकण बीजाणुदानी के अंदर विकसित होते हैं। 4 भित्ति परतें अंतस्त्वचा, अंतस्थिसियम, मध्य परत और टेपिटम लघु बीजाणुदानी को आवृत की होती है। बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं लघु बीजाणुदानी के केंद्र में अवस्थित अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए लघु बीजाणुओं की रचना करती हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु व्यष्टि रूप में परागकण के रूप में विकसित होता है। परागकण नर युग्मक जनन पीढ़ी जनन का प्रतिनिधित्व करते हैं। परागकणों में 2 सतही भित्ति होती है जो बाह्यचोल तथा अंदर की ओर अंतःचोल कहलाती हैं। बाह्यचोल स्पोरोपोलिन का बना होता है और जनन छिद्र युक्त होता है। परागकण में अवनमन के समय 2 कोशिकाएं, कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका, या 3 कोशिकाएं, एक कायिक कोशिका तथा 2 नर युग्मक हो सकती हैं। स्त्री केसर में 3 अंग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। अंडाशय में बीजाणु उपस्थित होते हैं। बीजाणु में एक डंठल जिसे कीपिका यानी फंकल कहते हैं तथा 2 संरक्षणात्मक अध्यावरण तथा एक द्वार जिसे बीजाणु द्वार कहते हैं होता है। बीजांडकाय में स्थित केंद्रीय ऊतक है जहाँ प्रसूतक विभाजित होता है। प्रप्रसूतक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होते हुए एक गुरु बीजाणु भ्रूण कोश यानी पुटी एक स्त्री युग्मकोद्भिद की रचना करते हैं। एक परिपक्व भ्रूण कोश 7 कोशिकीय एवं 8 न्यूक्लिएट होते हैं। बीजांड द्वारी शीर्ष पर अंड उपकरण यानी एपरेटस में 2 सहायक कोशिकाएं तथा एक अंड कोशिका समाहित होती हैं। निभाग छोर पर 3 प्रतिव्यसांत होते हैं। केंद्र में ध्रुवीय न्यूक्ली के साथ एक वृहद केंद्रीय कोशिका होती है। परागण एक प्रक्रम है जिसमें परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। परागण एजेंट यानी कारक या तो अजीवी यानी हवा एवं पानी होते हैं या फिर जीवीय प्राणी वर्ग के होते हैं। पराग स्त्री केसर संकर्षण के अंतर्गत वे सभी घटनाएं शामिल होती हैं जो वर्तिकाग्र पर परागकण के अवनमन यानी जड़ने से शुरू होकर भ्रूण कोश की परागनली में जब पराग सुयोग्य होते हैं प्रवेश या पराग के संदमन यानी पराग अयोग्य होता है तब की क्रिया होती है। इसके आगे सुयोग्य परागण वर्तिकाग्र पर परागकण या अंकुरित होना और परिणाम स्वरूप परागनलिका का वर्तिकाग्र के माध्यम से वृद्धि करना, बीजांड में प्रवेश और अंत में सहायक कोशिका में 2 नर युग्मकों का विसर्जन आवृत बीजीय दोहरा निषेचन प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि प्रत्येक भ्रूण कोश में 2 संलयन यानी फ्यूजन मुख्यतः युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन होते हैं। इन संलयनों का परिणाम द्विगुणित युग्मनज तथा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका का परिणाम होता है। ये युग्मनज भ्रूण तथा प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका भ्रूणकोश ऊतक गठित करते हैं। भ्रूणकोश का निर्माण सदैव भ्रूण के विकास को आगे बढ़ाता है। विकासशील भ्रूण कई विभिन्न चरणों से गुजरता है जैसे कि
प्राको भ्रूण गोलाकार तथा हृदयाकार आकृति चरण और इसके बाद परिपक्वता। परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर 2 बीजपत्र तथा प्रांकुरचोल सहित एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक बीजपत्राधार होता है। एक बीजपत्री के भ्रूण में एक अकेला बीजपत्र होता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल के रूप में तथा बीजांड बीज के रूप में विकसित होता है। असंजनन नामक एक परिघटना कुछ आवृत बीजियों में विशेष रूप से घास कुल में पाई गई है। यह बिना निषेचन के बीज का निर्माण का परिणाम है। बागवानी एवं कृषि विज्ञान में असंजनन के बहुत सारे लाभ हैं। कुछ आवृत बीजी अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना या दृश्य प्रपंच को बहुभ्रूणता कहा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुना, और यदि आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में ये ऑडियो बुक थोड़ी भी मदद करती है तो इस ऑडियो बुक को आगे से आगे शेयर ज़रूर करना है। लाइक और कमेंट तो आपको कंपलसरी करना ही करना है। यदि आप कमेंट करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और हम नेक्स्ट ऑडियो बुक के लिए तैयार रहते हैं।